हेलो एंड वेलकम टू एसपीएम फोकस यूपीएससी। आज के 23 अगस्त 2025 के एपिसोड में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे जो आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं पहला टॉपिक से। AMOC स्लो डाउन, क्या ओशन करेंट्स थम रहे हैं? सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसा इशू को जो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वेदर सिस्टम दोनों से डायरेक्टली कनेक्टेड है, अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन यानी AMOC। अब ये क्या होता है? ओशंस के अंदर ऐसा मैसिव पानी के करेंट्स फ्लो करते हैं जो ग्लोब का टेम्परेचर बैलेंस रखता है। ये वार्म और कोल्ड वाटर का ग्लोबल एक्सचेंज है जिसे हम थर्मोहलाइन सर्कुलेशन या ग्लोबल कन्वेयर बेल्ट के नाम से भी जानते हैं। अब ये कैसे काम करता है? सूरज इक्वेटर को ज़्यादा हीट करता है तो सरफेस वाटर गर्म हो जाता है। ये वार्म वाटर अभी पोल्स की तरफ फ्लो करना स्टार्ट करता है, फिर पोल्स पे ये जाके फिर ठंडा हो जाता है और ये आइस में बदल जाते हैं। और जब आइस बनता है तो सॉल्ट वाटर में ही रह जाता है। पानी ज़्यादा सॉल्टी हो जाता है जिससे वो डेंस हो जाता है और नीचे सिंक करता है। जब पानी सिंक करता है तो नया पानी उसकी जगह लेता है और ये साइकिल चलता ही रहता है। इस पूरी सिस्टम को हम कहते हैं ग्लोबल ओशन कन्वेयर बेल्ट, जिसमें अटलांटिक पार्ट का नाम है AMOC। अब समझते हैं इसका इम्पोर्टेंस। ये यूरोप तक गर्म हवा और हीट ले जाता है। इस वजह से यूरोप का क्लाइमेट कनाडा के कंपैरिजन में ज़्यादा माइल्ड होता है। अफ्रीका और साउथ अमेरिका के मानसून और रेनफॉल पैटर्न्स पे इसका इफेक्ट पड़ता है। ओशंस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है और AMOC इस कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में हेल्प भी करता है। मेरीन लाइफ के लिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ओशन करेंसी सर्कुलेट करता है, तो इसके लिए भी ये थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। पर अब दिक्कत क्या हो रहा है? IPCC के रिसेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग AMOC अपनी स्टेबिलिटी खो रहा है और 21st सेंचुरी में इसका और ज़्यादा स्लो हो जाना वेरी लाइकली है। अब क्यों ऐसा हो रहा है आप लोग पूछ सकते हो। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के वजह से पोलर आइस मेल्ट हो रहा है जिससे सॉल्टी वाटर अभी थोड़ा डाइल्यूट हो रहा है। जब वाटर लेस सॉल्टी हो जाता है तो वो डेंस नहीं बनता और सिंक नहीं करता। इससे पूरा सर्कुलेशन जो है वो स्लो हो जाता है। इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है? ओशंस कम कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेंगे जिससे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बनेगा और ग्लोबल वार्मिंग और भी बढ़ेगी। यूरोप में ठंड ज़्यादा पड़ सकती है। साउथ अफ्रीका का रेन बेल्ट शिफ्ट हो सकता है और मिलियंस को ड्रॉट फेस करना पड़ सकता है। US ईस्ट कोस्ट में अगर देखा जाए तो उसके सी लेवल राइज हो सकता है। और सबसे क्रिटिकल, मेरीन लाइफ के लिए न्यूट्रिएंट सर्कुलेशन जो होता है वो नहीं होगा, जो पूरी फूड चेन को इम्पैक्ट करेगा अल्टीमेटली जाके। इसी टॉपिक पर एक रिस्पेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। एक पावरफुल डिफेंस अपडेट। इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल ओडिशा के चंदीपुर टेस्ट रेंज से। ये सिर्फ एक मिसाइल टेस्ट नहीं है, ये इंडिया की स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ का प्रमाण है। थोड़ा इसका बैकग्राउंड भी समझना ज़रूरी है। जैसे कि 1980s में इंडिया के एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट लॉन्च किया, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको हम लोग IGM-DPV कहते हैं। इसे लीड किया था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी और इसी वजह से उन्हें हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इस प्रोग्राम से बने पृथ्वी, अग्नि, आकाश, त्रिशूल और नाग मिसाइल्स, और 2008 में ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया था। उसके बाद इंडिया ने नए मिसाइल्स डेवलप किए जैसे ब्रह्मोस और निर्भय, और एग्जिस्टिंग मिसाइल्स को भी अपग्रेड किया गया। अब बात करते हैं अग्नि 5 की। ये एक न्यूक्लियर कैपेबल सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी रेंज है अप्रोक्सीमेटली 5000 किलोमीटर्स, इसलिए ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कैटेगरी में आता है। इसमें एक एडवांस कैपेबिलिटी है MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। अब ये क्या करता है? एक सिंगल मिसाइल लॉन्च के बाद मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड्स को अलग अलग टारगेट्स पे ड्रॉप कर सकता है। मतलब एक स्ट्राइक में मल्टीपल सिटीज़ या बेसेस टारगेट किया जा सकता है। और बैलिस्टिक मिसाइल मतलब क्या होता है? ये वो मिसाइल होती है जो लॉन्च के बाद एक बैलिस्टिक पाथ फॉलो करती है। मतलब फ्लाइट के दौरान उसमें प्रोपल्शन नहीं होता, सिर्फ ग्रेविटी और मोमेंटम के बेसिस पे वो मूव करता है।
आई रिपीट, सिर्फ ग्रेविटी और मोमेंटम के बेसिस पे, ना कि कोई उसमें प्रोपल्शन होता है। यूपीएससी के लिए अभी ये टॉपिक कैसे रिलेवेंट है, जीएस पेपर 3 में आपका डिफेंस एंड सिक्योरिटी में आप लोग ये क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। इस टॉपिक पर एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। अगला टॉपिक है इकोनॉमी से रिलेटेड और काफ़ी टेक्निकल भी, पर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ इसको। आरबीआई ने एक नए सर्कुलर के थ्रू अनाउंस किया है कि अब बैंक्स को वोस्ट्रो रुपी अकाउंट ओपन करने के लिए आरबीआई से प्रायर अप्रूवल नहीं लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले वोस्ट्रो का मतलब क्या है? सोचिए, अगर सिटी बैंक यूएसए का जो एक बैंक है उसने एसबीआई इंडिया के पास एक इंडियन नेशनल रुपी वाला एक अकाउंट खोला है, तो एसबीआई के लिए वो हो जाएगा वोस्ट्रो अकाउंट। और उसका उल्टा अगर जो होता कि एसबीआई ने सिटी बैंक के पास डॉलर में अकाउंट खोला, तो एसबीआई के लिए वो क्या होगा, वो होगा नोस्ट्रो अकाउंट। सिंपल वे में आप याद रख सकते हो कि आवर अकाउंट विथ यू दैट इज वोस्ट्रो और आवर अकाउंट विथ देम इज नोस्ट्रो। अब आरबीआई का ये स्टेप क्यों इंपॉर्टेंट है, लेट अस अंडरस्टैंड। इससे फॉरेन बैंक्स आसानी से रुपी अकाउंट्स ओपन कर सकता है। ये एनकरेज करेगा कि इंटरनेशनल ट्रेड रुपी में ही हो, और ये एक बड़ा स्टेप है रुपी को इंटरनेशनल करेंसी बनाने की डायरेक्शन में। इसी टॉपिक पर एक प्रीवियस प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया गया है, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। और आज के आखिरी टॉपिक की तरफ चलते हैं, एक कल्चरल और इकोलॉजिकल हेरिटेज से रिलेटेड इनिशिएटिव, ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम्स। ये फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का प्रोग्राम है जिसका एम है ऐसे ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करना जो सेंचुरीज से सस्टेनेबल, क्लाइमेट रेजिलिएंट और कल्चरली रिच रहे हैं। इंडिया में अभी 3 साइट्स को ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम्स रिकॉग्निशन मिला है। पहला आप लोग जान लीजिए, ये कोरापत में है, उड़ीसा में, पैडी कल्टीवेशन के लिए ये फेमस है। फिर हो गया आपका कुटनड जो केरला में है, ये यूनिक बिलो सी लेवल फार्मिंग सिस्टम इसमें है। और तीसरा हो गया सैफरन पार्क जो कश्मीर में है, इसमें प्रीमियम सैफरन प्रोडक्शन के लिए ये माना जाता है। तो ये 3 जो अभी हो गया पार्क्स, ये हम लोग अभी नया एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम्स रिकॉग्निशन मिला है तीनों को। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लान कर रहा है कि एक नेशनल पॉलिसी, ताकि और भी इंडियन फार्मिंग सिस्टम्स को ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम्स बना पाए और रिकॉग्निशन और भी ज़्यादा मिले। इसका मतलब ट्रेडिशनल नॉलेज, लोकल क्रॉप्स और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को इंटरनेशनल स्टेज पर पहचान मिले। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक्स के साथ। दिस इज फोकस यूपीएससी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।